नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग अकेडमी के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण CDP के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? पहला है थॉर्नडाइक ने, दूसरा स्किनर ने, तीसरा कोहलर ने, चौथा BS ब्लूम ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, BS ब्लूम ने कोई भी अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया। थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और कोहलर ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? पहला है उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, दूसरा है उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, तीसरा है बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, चौथा है बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सजा और इनाम। ये दोनों चीज़ें बच्चे की जिज्ञासा को कम करती हैं। प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। अगला प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारक घंटे हैं। RTE 2009 आई थी 2009 में, लेकिन लागू हुई थी 1 अप्रैल 2010 में। आप इस चीज़ को याद रख लीजिए। पहला ऑप्शन है 40 घंटे होते हैं, 42 घंटे होते हैं, 45 घंटे होते हैं या 48 घंटे होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, RTE 2009 के अनुसार 7 दिन के अंदर टीचर को 45 घंटे पढ़ाई करानी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? यानी इनमें से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? भिन्न का मतलब हो गया यहाँ नहीं है। पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता, दूसरा है वैधता, तीसरा वस्तुनिष्ठता, चौथा अभिक्षमता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिक्षमता एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है? पहला है अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या वातावरण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चा शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, पहला है व्याख्यान सुन सकें। एक चीज़ समझ लीजिए, व्याख्या और व्याख्यान ये दोनों चीज़ें नकारात्मक होती हैं। कक्ष में शिक्षक यहाँ भी व्याख्यान दे रखा है, ये भी नकारात्मक होगा। कक्ष में अनुशासन बनाए रखना, एक चीज़ और जान लीजिए, अनुशासन के लिए किया गया कार्य भी नकारात्मक की श्रेणी में आता है। ये तीनों ऑप्शन नकारात्मक हैं और प्रश्न सकारात्मक पूछा गया है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। छात्रों और शिक्षक में पारंपरिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। पहला है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, दूसरा एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, तीसरा एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, चौथा सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के साथ एक शोध। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए।
पहला है अनुमोदक की, सुविधा दाता की, तीसरा आधिकारिक की, चौथा तानाशाह की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुविधा दाता की भूमिका होनी चाहिए। कहीं कहीं पाढ़ शब्द भी दे रखा होता है। पाढ़ भी बच्चों के पाढ़ का काम करेगा शिक्षक, ये भी सही जवाब है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। पहला है बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करना। ये नकारात्मक चीज है। हम बच्चों को इन दोनों चीज़ों में विभक्त नहीं करेंगे। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, ये काम निदानात्मक का होता है। सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए। चौथा है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उस सीमा तक पहुंचना जहां बच्चे सफलता महसूस कर सकें जीवन के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सिद्धांतों का सही वर्णन से मिलान करना है। इधर विकास के सिद्धांत के नाम दे रखे हैं, इधर सिद्धांत का वर्णन दे रखा है। पहला है समीप दुराभिमुख दिशा, ये होती है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, यानी पहले का डी। ये दोनों ऑप्शन कट गए। दूसरा है सिरा पदाभिमुख दिशा, ये होती है सिर से पैर की ओर, यानी दूसरे का पहला। ये ऑप्शन सही है। ये तीनों ऑप्शन कट गए, बाकी के और देख लीजिए। अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, इसका है दूसरा। विभिन्न बच्चे विभिन्न विभिन्न दर से बढ़ते हैं, और चौथा है अंतरा व्यक्तिक भिन्नताएं, इसका है तीसरा। किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको ऑप्शन ए मिल गया। पहले का होगा डी, दूसरे का होगा ए, तीसरे का होगा बी और चौथे का होगा सी। अगला प्रश्न है विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है। पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा जटिल से कठिन की ओर, तीसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर, चौथा सामान्य से आसान की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। पहला है यह एक मानकीकृत परीक्षण है, दूसरा छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य से कैसा प्रदर्शन किया है, तीसरा कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, चौथा छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। हमें बच्चों बच्चों में तुलना नहीं करनी है, ये नकारात्मक चीज होती है। अगला प्रश्न है एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र जो 9 साल के आसपास है विकास के किस चरण से मेल खाता है। पहला है शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, दूसरा परिश्रम बनाम हीनता, तीसरा नेतृत्व बनाम अपराध, चौथा अंतरंगता बनाम अलगाव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, परिश्रम बनाम हीनता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है। पहला है IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, दूसरा है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत, तीसरा क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना, चौथा एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। ये बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न है
पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। समावेशन, समायोजन, संतुलन, ज्ञान विघ्न। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इसे संतुलन जाना जाता है। समावेशन में जब बच्चा नए अनुभवों को मौजूदा समझ में ढाल लेता है उसे समावेशन कहते हैं। और समायोजन होता है जब बच्चा मौजूदा समझ के बदले नए अनुभव में ढलता है, उसे समायोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के अंतः अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। थॉर्नडाइक अधिगम के सिद्धांत में, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, टोलमैन के संकेत सिद्धांत में या कोहलर के अधिगम सिद्धांत में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लात टपकाता है किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस समृद्धि को कहा जाता है विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना, तत्परता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुकूलित उत्तेजना। आने से पहले ही उसके अंदर उत्तेजना पैदा हो जाती है। अगला प्रश्न है, मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं उनके बच्चे सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं। पहला है कम स्वास्थ्य एवं विकसित बच्चे, अधिक स्वास्थ्य एवं विकसित बच्चे, अधिक स्वास्थ्य एवं कम विकसित बच्चे, स्वास्थ्य नहीं पर विकसित बच्चे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जो सामाजिक स्तर से ऊंचे लोग होते हैं उनके बच्चे अधिक स्वस्थ होते हैं और विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। पहला ऑप्शन है विचलनशीलता, दूसरा प्रतिमानता, तीसरा दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विचलनशीलता और प्रतिमानता। अगला प्रश्न है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक, प्रलोभन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, हर किसी के अंदर प्रलोभन होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के त्रयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। पहला है 90 कारक, 110 कारक, 135 कारक, 120 कारक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 120 कारक। अगला प्रश्न है, व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक बुद्धि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या था? पहला है स्याही धब्बा परीक्षण, दूसरा वाक्य पूर्ति परीक्षण, तीसरा विषय आत्मबोधन परीक्षण, चौथा मूल्यांकन मापनी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विषय आत्मबोधन परीक्षण। ये मुरे का था। अगला प्रश्न है, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? पहला है 13, 15, 16 या 14। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कैटल के द्वारा विकसित किए गए संश्लेषण और व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या है 14। अगला प्रश्न है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? नहीं, हाँ, अनिश्चित, कभी कभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? पहला है
तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना बोध और प्रज्ञान। दूसरा, तथ्य सूचना बोध ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना बोध और प्रज्ञान। तथ्य बोध सूचना ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला। सबसे पहले तथ्य होने चाहिए, फिर तथ्यों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, फिर उनके बारे में सूचना होनी चाहिए, फिर उनका बोध होना चाहिए, फिर प्रज्ञान। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास का, ध्यान के विकास का, शारीरिक विकास का या भाषा के विकास का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मानसिक विकास का। अगला प्रश्न है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। पहला है सक्रियात्मक अधिगम, दूसरा सूझ का सिद्धांत, तीसरा प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, चौथा अनुबंधन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूझ का सिद्धांत। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपलब्धि सबसे अधिक प्रबल होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किया। पहला है अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पीयरमैन ने दिया था सामान्य एवं विशिष्ट कारक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मनन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने या कैटेल ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस ने। अगला है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? पहला सामान्य बुद्धि का अभाव, दूसरा शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, प्रक्षेपात्मक दृष्टिकोण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सतही दृष्टिकोण कहा जाता है बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन करना। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि संप्रत्य विकसित किया। पहला ऑप्शन है बिने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटिल ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, टर्मन ने। अगर ऑप्शन में टर्मन ना दे रखा हो तो आप बिने भी इसका सही जवाब लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पहला है पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जब तक समस्या नहीं होगी चिंतन प्रारंभ नहीं होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, उपरोक्त सभी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है संकेत अधिगम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। ज्ञानात्मक पहलू, भावनात्मक पहलू, क्रियात्मक पहलू या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक पहलू है चिंतन मानसिक क्रिया। अगला है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति के द्वारा, भावनात्मक जागृति के द्वारा, दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भावनात्मक जागृति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है? पहला है भूख,
पुरस्कार, रुचि, विश्राम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पुरस्कार। ये भी बाहरी चीज है। रुचि ये भी अर्जित की जाती है। भूख और विश्राम ये अर्जित नहीं की जाती हैं। यानी इस प्रश्न का सही जवाब आयोग ने बी और सी दोनों माना था। अगला है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशव अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यावस्था के अंदर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? यानी देखने और सुनने की क्षमता। 3 से 4 वर्ष की अवस्था तक, 6 से 7 वर्ष की अवस्था तक, 8 से 9 वर्ष की अवस्था तक, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 से 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की देखने और सुनने की इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा हमें वंशानुक्रम से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अगर आपको ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस देखनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली प्रैक्टिस में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।